हेलो। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो बताते हैं आपको। तो क्लास 10 का यानी कि 10वां क्लास का हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। और इसमें 2 बुक हैं। तो पहला बुक पढ़ रहे हैं और फिर बाद में दूसरा बुक पढ़ेंगे। पहला बुक जो है ना उसमें थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा है, उसमें 19 टॉपिक है। इसमें 19 टॉपिक को पढ़ना। तो इसमें 2 भाग में बांटे हैं, इसको बताएंगे आपको। देखो, जो हिंदी क्लास 10 की बुक है, अगर आपका कोई भी एग्जाम मैट्रिक लेवल पे है, क्लास 10th लेवल के पे है, तो हिंदी आपको यही पढ़ना है क्लास 10 की। जैसे झारखंड पुलिस की सिलेबस है तो क्लास 10 के मैट्रिक लेवल पे निकलती है, तो क्लास 10 का हिंदी पढ़ना होता है। और 10वां वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसको तो ये हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे एक वैकेंसी निकली हुई है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, तो उसमें भी क्लास 10 का हिंदी है। एक्साइज कांस्टेबल में भी क्लास 10 का हिंदी है। और बोर्ड एग्जाम जो है JSSC जैक का, उसमें भी है। तो ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चारों के लिए। किसके? ये हिंदी। और ये NCERT है तो ये बेस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएंगे आपके। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बनाना है, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है काव्य खंड जिसमें कविता देखने के लिए मिलता है, और ये है गद्य खंड जिसमें कहानी देखने के लिए मिलता है आपको। तो कहानी की संख्या कितनी है ये पूछ सकते हैं, कुल संख्या कितनी है आपको ये पूछ सकते हैं। यहाँ पे कितना है? 9, यहाँ पे है 8, तो कुल कितना हो गया? 17। 9 क्या है? 9 है काव्य खंड, कविता संग्रह है 9। और 7 कितना है? 8 क्या है? गद्य खंड, कहानी संग्रह है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जाएंगे कि पहला कहानी कौन सा है। पहला कहानी है नेताजी का चश्मा। किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने। पहला कविता कौन सा है, काव्य कौन सा है? तो वो है पद। ये पद नहीं, पद। ये पद है। पद किसकी रचना है? सूरदास की रचना है पद। तुलसीदास की रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जो धनुष जब तोड़ते हैं ना, धनुष भंग जब होते हैं ना, वहाँ पे ये संवाद है, उसी ने का वर्णन किया है यहाँ पे तुलसीदास ने। तुलसीदास रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि ने, लेकिन हिंदी में अनुवाद किया है तुलसीदास ने। तो वो इसी ने इसने संवाद किया है। देव ने लिखा है सवैया और कवित्य। दे देंगे कि सवैया किसकी रचना है, या सवैया किस किताब से लिया गया है। किससे लिया गया है? क्षितिज से। क्षितिज पढ़ रहे? क्षितिज एक क्षितिज है और एक कीर्तिका है। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये पतली सी बुक है, ये कीर्तिका है। इसमें सारे के सारे कहानी है, और इसमें ज़्यादा कहानी नहीं है। कितनी कहानी है इसमें? तो हम आपको बता रहे हैं कितनी कहानी है इसमें। 5 कहानी है। और इसमें जो है, ये जो बुक है, ये क्षितिज है, इसमें 8 कहानी है। ये पढ़ना है दोनों बुक को आपको। सवैया किसकी रचना है? देव की। और कवित्व जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा। हम बोलते थे आत्मकथा नहीं, आत्मकथ्य है। कथय सुनिए, आत्मकथ्य है। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है 2 रचना है, उत्साह और अठ नहीं रही है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उत्साह किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या रचना है? उत्साह और अट नहीं रही है। नागा अर्जुन की रचना है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। पहला क्वेश्चन यही बन गया कि यह दंतुरित मुस्कान कैसी रचना है? तो यह काव्य है, कविता है। और फसल भी क्या है? काव्य है। किसकी रचना है? नागा अर्जुन की। गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना। छाया मत छूना, यह है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। ऋतुराज का रचना है कन्यादान। ऋतुराज की रचना क्या है? कन्यादान। मंगलेश डबराल की रचना है संगतकार, ये काव्य है।
और ये है गद्य खंड। पहली रचना है नेताजी का चश्मा, किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने लिखा है। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, बाल गोविंद भगत। हाँ, लखनवी अंदाज किसकी रचना है? यशपाल की रचना है लखनवी अंदाज। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मुन्नी भंडारी, एक कहानी यह भी है, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मुन्नी भंडारी की है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यतीन्द्र मिश्र की रचना है नौबत खाना में इबादत। फिर से सुनो, यतीन्द्र मिश्र का रचना है नौबत खाने में इबादत। और भतंद आनंद कौशल्यानन की रचना है संस्कृति। भतंद आनंद कल्याणन अंतिम जो है रचना इसी के हैं। किसकी है? भतंद आनंद कौशल्यानन की रचना है संस्कृति और अंतिम रचना है किसकी? क्षितिज की। तो आइए इसको आपको सीक्वेंस से भी याद रखना है। क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं कि डबराल किसकी रचना है? डबराल किसकी रचना है? हम इस सर छुप गए हैं, बताओ। मंगलेश की रचना है डबराल। अच्छा, मंगरेश डबराल की रचना है संगतकार। सॉरी, संगतकार किसकी रचना है? तो मंगरेश डबराल की रचना है संगतकार। संगतकार कैसी रचना है? काव्य संग्रह है, कविता संग्रह। संगतकारी काव्य संग्रह रचना किस किताब में वर्णित है या किस किताब से लिया गया है? तो क्या जवाब देंगे? क्षितिज से। संगतकार क्षितिज का कौन सी रचना है? तो ये खंड काव्य का कौन सी रचना है? तो ये अंतिम रचना है खंड काव्य का, है ना। खंड काव्य का अंतिम रचना है ये। कन्यादान कैसी रचना है? तो कविता संग्रह है, काव्य है। किसने लिखा है? ऋतुराज ने लिखा है। इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे। फिर गिरिजा कुमार माथुर ने छाया मत छूना कैसी रचना है? तो काव्य है। किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की, छाया मत छूना। यह दंतुरित मुस्कान और फसल किसकी रचना है? तो यह है नागा अर्जुन की, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह और अट नहीं रही है, किसकी रचना है ये? अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आत्मकथ्य किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। सबैया किसकी रचना है? देव की। और कवित्य तुलसीदास की रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और सूरदास की रचना है पद। पद को याद रख लेना। पहले क्वेश्चन तो यही बनेंगे कि क्षितिज भाग की पहली रचना कौन सी है? क्षितिज भाग की पहली रचना है पद, और किसने लिखा है? सूरदास ने। और कैसी रचना है? तो काव्य खंड की, काव्य है, कविता है ये, है ना। फिर से इधर से पूछते हैं आपको क्वेश्चन कि संस्कृति किसकी रचना है? संस्कृति रचना है भतंद आनंद कौशल्यानन की। भतंद आनंद कौशल्यानन की रचना है संस्कृति। और क्षितिज की अंतिम रचना है। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की है। सभी को ही ध्यान से सुनिए, है ना। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस चीज को सोचिए। पढ़ के निकल जाने से क्या मिलेगा आपको? बाद में फिर सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बाद में सोचेंगे नहीं। जब हम पढ़ते हैं उसी समय दोनों चीजों को समझेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर क्या लिखे हैं? स्त्री शिक्षा का विरोधी किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। एक कहानी यह भी है, किसकी रचना है? मुन्नी भंडारी की। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की।
लखनवी अंदाज किसकी रचना है? यशपाल की। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? राम बेनी पुरुष की। नेताजी का चश्मा किसकी रचना है? स्वयं प्रकाश की। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेताजी की चश्मा से। इसके एक क्लास आपको दे चुके हैं, ठीक है, और आप लोग इसको फिर से पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पे, और फिर आगे भी कुछ बचे हुए हैं उसको भी पढ़ेंगे, यानी कि कहानी वाला भाग आपका बचा हुआ है, तो हम आपको कहानी से ही समझाएंगे। स्वयं प्रकाश हेडिंग डाल लो सबको, ये जो मेन पॉइंट है वो लिख लेना है आपको, लिख लो स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश इसकी रचना है, ये तो लिखे हैं नेताजी की चश्मा। इसका जन्म कब हुआ है? तो जन्म हुआ है इसका 20 जनवरी 1947 को। जन्म हुआ है 20 जनवरी, लिखेंगे साथ में, 1947 को, जब भारत आज़ाद हुए थे उस समय इसका जन्म हुआ है। ये रिलेट कर लो इससे, क्योंकि बहुत से लेखक को आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे इसमें कितना है, 19 लेखक बताए हैं, उसमें 5, 19 और 5 कितना हो गया? 19 लेखक, 19 टॉपिक, 17 टॉपिक था इसमें, नहीं है 17 है, 17 टॉपिक, तो 17 लेखक यहाँ पे मिलेंगे पढ़ने के लिए और 5 वहाँ पे मिलेंगे, तो 17 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 के लिए 2 80 लेख, यानी कि 22 लेखक पढ़ना है। अब 22 लेखक को पढ़ना है, जब क्वेश्चन बनाएंगे आप तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए रिलेट करना है उसको। स्वयं प्रकाश, भारत आज़ाद हो गया तो प्रकाश आया, और उसी समय प्रकाश की जन्म हुआ है। देखो 20 जनवरी 1947 को स्वयं प्रकाश की जन्म हुए हैं। स्थान ये हुआ इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना। इसका मृत्यु कब हुआ है, यानी कि निधन भी बोल सकते हो आप, मृत्यु को ही निधन बोलते हैं। इसका मृत्यु हुआ है 7 दिसंबर 2019 को। कितना वर्ष में? तो 72 वर्ष में आयु में। इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया था, मैकेनिकल, यही है ना, हाँ 7 दिसंबर। इसने मैकेनिकल कुछ गलती लिख दी है क्या? इंजीनियरिंग भी किया था। क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा ऐसा लेखक है जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया है, क्या नाम देंगे उसका? स्वयं प्रकाश का। इसका मृत्यु कब हुआ था? स्वयं प्रकाश का मृत्यु कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 2019 को, है ना। जब इसने मैकेनिकल इंजीनियर किया था तो इसने राजस्थान से जो है नौकरी कर रहे थे, राजस्थान में इंजीनियरिंग करने के पश्चात औद्योगिक प्रतिष्ठान में, यानी औद्योगिक क्षेत्र में इसने क्या किया है, नौकरी किया है। और नौकरी से इसने स्वयं जो है अपनी इच्छा से वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए हैं। और सेवानिवृत्त जब हो जाता है तो फिर से ये भोपाल आ जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में ये रहने लगते हैं, और यहीं से इसका मृत्यु होता है फिर से। और भोपाल से ही क्या होता था कि एक वसुधरा है, वसुधा नाम करके पत्रिका प्रकाशित होते थे, तो उसमें भी इसका ये जुड़े हुए थे। कौन? तो स्वयं प्रकाश। इनको हिंदी साहित्य में जब अच्छे काम किया तो इसको 2 पुरस्कार भी मिले थे, एक वनमाली पुरस्कार और राजस्थान अकादमी पुरस्कार, ये लिख चुके हो आप। इसकी कुछ रचना भी था, प्रमुख रचना कि 8वें दशक में ये उभरे स्वयं प्रकाश, और समकालीन कहानीकारों में महत्वपूर्ण स्थान था। समकालीन
कहानीकारों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि कहानी संग्रह इसके प्रकाशित हो चुके हैं। जैसे कहानी बताए थे सूरज कब निकलेगा, इसकी रचना है कि सूरज कब निकलेगा, इसकी रचना है। फिर बताए हैं आपको आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये इसकी 4 क्या है प्रमुख रचना है और ये कहानी संग्रह है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, 4 रचना सुन लो फिर से, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये 4 कहानी हैं और 2 उपन्यास हैं, बीच में विनय और ईंधन। साहित्यिक विशेषता इसकी क्या है, हम लोग देखते हैं साहित्यिक विशेषता। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध नेताओं का चेतना का भाव दृष्टिगोचर होता है। मतलब वर्ण भेद का जो था ना, तो इसने विरोध किया था किसका, वर्ण शोषण का, वर्ण शोषण का इसने विरोध किया था। इसी का ये इसका विशेषता है, साहित्यिक विशेषता है। और उसने चेतना जगाई इसमें जो है साहित्य के रूप से। उन्होंने मध्य वर्ग के लोगों के जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत कुशलता से चित्रित किया। जो मध्य वर्ग के लोग हैं उसने अपने रचना के माध्यम से उसको चित्रित किया है, ये इसकी विशेषता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार के स्वयं को उभारा है। जो भेदभाव हो रहा है ना सामाजिक में, सामाजिक भेदभाव, इसने सामाजिक भेदभाव के ऊपर रचना किया है और उससे उभारा है इसने, और स्वयं को उभारा है। ठीक है ना। भाषा शैली इसके कैसे हैं, इसकी भाषा शैली सामान्य रचना, जो सामान्य भाषा शैली, भाषा शैली इसकी कैसी है, दो सामान्य बोलचाल की भाषा है, सामान्य बोली जाने वाली क्या करते हैं हम, जाने वाले खड़ी बोली का प्रयोग किया इसने, खड़ी बोली को अपनाया है, को अपनाया है इसने। खड़ी बोली सामान्य बोलचाल में उपयोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसने किसकी भाषा को अपनाया है, तो खड़ी बोली को इसने अपनाया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और प्रभावो उत्पादक है। मतलब बहुत सरल है इसकी भाषा। इसकी भाषा शैली कैसे हैं, सरल है, सहज है, सहज है। और इसने किस शब्द का क्या प्रयोग किया है, तत्सम और तद्भव का, तत्सम तद्भव, इसमें तत्सम और तद्भव का भी प्रयोग किया है। देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है इसने, है ना। उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी में भी प्रयोग किया है। मुक्त छंद में इसने उर्दू का भी प्रयोग किया है, फारसी और अंग्रेजी, अंग्रेजी का भी प्रयोग किया है इसने।
उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव, देशज, हाँ खड़ी बोली, इसकी भाषा का इसने प्रयोग किया है। मुहावरे के सामयिक प्रयोग से इसकी भाषा में रोचकता का समावेश है। इसने मुहावरा का भी कुछ प्रयोग किया है ताकि उसकी भाषा शैली कैसे हो, रोचक हो, सुनने में अच्छा लगे, है ना। उन्होंने अपनी रचना में हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का सफल प्रयोग किया। हास्यात्मक हंसने वाला, और व्यंग मतलब किसी के ऊपर व्यंग करते हैं तो व्यंग बोलते हैं उसको, फिंगाठी जिसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक को। हाँ, उन्होंने एक वाक्य में अनेक भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करके एक नई परिपाटी चलाई है। मतलब एक वाक्य में अनेक भाषा का, एक वाक्य में अलग अलग भाषा का भी प्रयोग किया इसने, जो पाठक के लिए सहजता से समझने एवं भाव ग्रहण करने की भावना उत्पन्न कर दिया है। मतलब ऐसा इसने लिखा है कि एक वाक्य में लिखे हैं और अनेक भाषा को लिखे हैं ताकि सभी को समझने में, उसकी भाव को समझने में सरलता हो। तो अब हम लोग चलेंगे नेताजी की चश्मा। तो ये इसकी कहानी है, इतना इसकी भाषा शैली है, साहित्यिक विशेषता है, वर्ण शोषण पर इसमें काम किया है इसने, सामाजिक भेदभाव जैसे लिंग जाति का जो भेदभाव है उसका इसने विरोध किया है। और विरोध किया है कि इसमें तो अपने साहित्य के माध्यम से और समाज को जगाने का काम किया है, और स्वयं भी इसमें जो है जागृत हुए हैं, और स्वयं भी जो है ये क्या हुआ है, इससे भेदभाव से उभारा है ये, ठीक है ना। देखो नेताजी क्या है, तो नेताजी स्वयं कौन है, तो ये है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किसको बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, और इसकी क्या क्या है, ये मूर्ति बनाए हैं। और मूर्ति क्या है, ये पूरा मूर्ति नहीं है, है ना, ये पूरा मूर्ति नहीं है नेताजी का, ये हाफ मूर्ति है और आधा ही मूर्ति है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो टोपी है और इसका आधा भाग जो है और यहाँ से यहाँ 2 फुट है ना, नेताजी का मूर्ति है। और ये जो नेताजी का मूर्ति है ये एक क्या है, कस्बा में है, कस्बा में, कस्बा का कस्बा। और इसी कस्बा को क्या बोले गए हैं, तो यहाँ पे बहुत से गांव हैं, ऐसे घर वगैरह हैं, और चारों तरफ रोड है ना, ये रोड है यहाँ पे। और ये क्या है, ये चौक है जहाँ पे भी बनाया है कस्बा, ये क्या है, एक चौक है। और चौक के एक बगल में पान का गुमटी है। यहाँ पे मान लो कि पान का गुमटी है और पान वाला है वहाँ पे पान बनाता है और वो बेचता है वहाँ पे चौराहे पे। और उसी कस्बा में एक नगर पालिका है, और उसी कस्बा में क्या है, एक जो है स्कूल है, और स्कूल का एक मास्टर है जिसका नाम है मोतीलाल। चलो हम कहानी पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे, क्योंकि ओवरव्यू हम समझा चुके हैं, ठीक है ना। हलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे से गुजरना पड़ता था किसको, हलदार साहब को। तो कंपनी के काम से किसको, हलदार साहब को, ये है हलदार साहब, हलदार साहब को। तो कंपनी के काम से कितने दिन में, तो हर 15 दिन में, 15 दिन में इसको कंपनी के काम से इस कस्बे की से जो है इसको गुजरना पड़ता था, ठीक है। चलने आगे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। मतलब कस्बा इतना बड़ा नहीं था कि उसको पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसे एक ही बाजार था। मतलब कुछ मकान भी था तो उसको जैसे कि बाजार कहा जा सके, और एक ही बाजार था कस्बा में। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, मतलब गर्ल स्कूल भी है और बॉय स्कूल भी है, और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी है। हाँ, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी है। देखो क्या क्या है कस्बा में, तो लड़का लड़की का स्कूल है,
अलग अलग स्कूल हैं, सीमेंट का कारखाना है ना, और एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना है, नगर पालिका भी है। वहाँ पे एक क्या है कि सिनेमा घर भी है, दो दो ओपन सिनेमा घर भी हैं, और एक ठो नगर पालिका भी है। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। देखो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है नगर पालिका जो था वो वहाँ पे जो है सब काम करते थे। कभी पेशाब घर बनवा देते थे, तो कभी सड़क का मरम्मत करवा देते थे, कभी कबूतरों का चबूतरा बनवा देते थे। ये सब काम करते थे, और कभी सम्मेलन भी करवाते थे। कौन? तो नगर पालिका। और उसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर इसी शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी का क्या किया कि संगमरमर का प्रतिमा बनवाना चाहा। किसका बनाया है प्रतिमा? संगमरमर का। संगमरमर का प्रतिमा बनवाया है। ये याद रखना किसका प्रतिमा है? संगमरमर का प्रतिमा है। ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। कहाँ पे बनाया है? तो कस्बे के चौराहे पे बनाया है। किसने बनवाया है? तो नगर पालिका ने बनवाया है, जिसको उत्साही बोर्ड भी कहा जाता है या प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है ना। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो यह अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छे मूर्ति का लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपहास और चिट्ठी पत्ती में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड के प्रशासन विधि समाप्त होने की घड़िया में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। देखो ये कह रहे हैं कि जो मूर्ति बनाया है ना, मूर्ति बनाने के लिए अच्छे कारीगर की खोज कर रहे थे, लेकिन अच्छे कारीगर उसको मिला कि नहीं मिला, इसका भी इसमें जिक्र नहीं किया। तो वहीं पे एक चौराहे पे स्कूल था, और स्कूल का एक मास्टर है जिसका नाम क्या है? मोतीलाल। तो मोतीलाल ने कहा आप लोग इधर उधर, प्रशासनिक अधिकारी को कहा आप लोग इधर उधर कहाँ भटक रहे हैं, ये काम आप हमको दीजिए, हम ये काम जो है 1 महीना में बनवा के क्लियर कर देंगे। इसी मूर्ति को बनाने की बात किया है किसने? तो मास्टर है मोतीलाल। कौन है? ये है मास्टर। कौन है ये? मास्टर है मोतीलाल। मोती नहीं, मोती लाल। ये कौन है? मास्टर है, और इसी ने इस मूर्ति को बनवाया है। मास्टर ने 1 महीना के अंदर। बात समझ में आया? जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की कोई 2 फुट ऊंची है। हमने बताया कि वो टोपी का नोक और कोट की बटन से कितना फुट है? तो 2 फुट की ऊंची है। पूछेंगे मूर्ति कितनी फुट ऊंची है? 2 फुट। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी। मतलब वो सुंदर भी लग रहे थे और मासूम भी लग रहे थे और फौजी भी लग रहे थे, है ना। कमसून फौजी वर्दी में, एकदम फौजी वर्दी में था। मतलब नेताजी को जो बनाया, वर्दी जो लगाया होगा ना, वो किसका लगाया है? तो फौजी वर्दी का लगाया है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे।
मतलब जैसे मूर्ति को देखते थे ना चौराहे पे, तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये इसके नारा है, सुभाष चंद्र बोस की नारा है, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो जैसे देखते थे उसको ऐसा लगता था वो आद हो रहे हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटखटी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी सभी चीज तो बना लिया, कपड़े उसको पहना दिया पुलिस अधिक फौजी ड्रेस का, टोपी पहना दिया, लेकिन चश्मा उसके ऊपर नहीं पहनाया था। चश्मा इसको देखो, नेताजी को चश्मा नहीं पहनाया था। ये लो चश्मा है, ये चश्मा ही नहीं पहनाया था नेताजी को। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का जो पत्थर का बनाया था उसका नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब एक काला फ्रेम मूर्तिकार को, चौड़ा सा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ठीक है ना। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरा और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मतलब जो चश्मा इसको पहनाया था कैसा था, काला चश्मा था। कैसा चश्मा था ये, किधर लिख दें, तो इस सबको मिटाते हैं तब आपको पढ़ाने में ठीक लगेगा थोड़ा सा। ये जो चश्मा था कैसा चश्मा था, काला चश्मा, इसको भी मिटाते हैं, काला चश्मा है ये। हाँ, जब ये पहली बार गुजरा है, पहली बार, कौन, हलदार साहब, दिखाई दे रहे हैं ना। पहली बार जब हलदार साहब गुजरे हैं तो उसने ये काला चश्मा देखता है, कहता है वाह भाई ये तो रियल है, मूर्ति पत्थर की संगमरमर की और चश्मा रियल। उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, किसको, हलदार साहब को। जीव कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। जब जीव आगे बढ़ गया, यानी कि हलदार साहब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जीव गाड़ी पे कौन आया था, तो कौन आया था, हलदार साहब, है ना। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। उसने कहा कि ये जो नागरिक हैं यहाँ के कस्बे का, उसका ये सराहनीय काम है, और उसको अच्छा लगा कि इसको, हलदार साहब को, कि अच्छे काम कर रहे हैं, उसका सराहनीय है, मतलब उसका कुछ उत्साहवर्धन काम है ना, सराहनीय प्रयास है। हाँ, रंग रूप का नहीं, उसका भावनाओं का, किसका, उसका भावना का। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। उसका कहना है कि आजकल तो देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। किसने कहा ये शब्द, तो हलदार साहब ने कहा है। जब दूसरी बार हलदार साहब, अब दूसरी बार गुजरते हैं, दूसरी बार जब हलदार साहब गुजरते हैं वहां से, तो हलदार साहब उधर से गुजरते तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। जब दूसरा दिन आया था तो दूसरा चश्मा मिल गया उसको, ठीक है ना। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तो तार के फ्रेम का गोल चश्मा। पहला जो था चश्मा वो कैसा था, मोटा था, मोटा चश्मा था, और दूसरा बार जो आया वो तार का चश्मा था, तार का चश्मा था, है ना। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ गई। क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और उसने ये सोचा कि मूर्ति खुद बदल रहा है चश्मा, ऐसा कभी होगा, पत्थर का मूर्ति है वो चश्मा बदल लेगा, आप ही बताइए, बदल लेगा चश्मा, जल्दी बोलो हाँ या ना।
तो नहीं, वो किसी ने और ने बदलता था, लेकिन हरदार साहब समझते हैं कि ये खुद ही चश्मा बदल लेते हैं। फिर कहते हैं कि जब वो कपड़ा तो नहीं बदल सकते हैं मूर्ति, लेकिन वो क्या करते हैं, चश्मा तो बदल रहे हैं। उसको और भी जो है कौतुक भरी बात समझने में आया, मतलब अच्छा लगा उसको, ठीक है ना। अब तीसरी बार फिर आता है हलदार साहब, तीसरा दिन, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दनीय हो उठा तो पान वाला से ही पूछ लिया, क्या भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो जब तीसरी बार गुजरा था तो उसमें देखा कि चश्मा है, तो उसको जो है ये वो पान वाला से ही पूछता है कि अरे ऐसा कैसे हो जाता है कि नेताजी हर बार चश्मा बदल रहे हैं, ये कैसे हो जाता है। पान वाला से उसने पूछता है। हम आपको बताए हैं कि चौराहे पर एक पान वाला भी है ना। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, और पान वाला खुद जो है पान बना बना के पान खुद मुंह में ठूस लिया था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कौन काला मोटा खुश मिजाज आदमी था, तो पान वाला। पान वाला कैसा आदमी था, काला आदमी था। किधर लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा पान वाला। हाँ, ये हो गया पान वाला। पान वाला ये कैसा आदमी है, काला मोटा आदमी है। हाँ, काला मोटा और खुश मिजाज आदमी है, मतलब खुशी से रहता है वो, जो हंसमुखिया आदमी है, ठीक है ना। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। कौन हंसा आंखों में ही, पान वाला। हलदार साहब का बात सुन करके कि चश्मा कैसे बदलते जा रहे हैं। उसकी तौंद थिरकी, तौंद मतलब वो गाल में जो लिख के रखा है उसी को बोलते हैं थिरकी। थिरकी पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पर पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब ये इसने अपना थिरकी फेंका और दुकान के नीचे जो है वो पान जो था वो फेंका, और इसने कहा कि कौन वो बदलता है, तो एक कैप्टन है। कौन है, एक कैप्टन है, ये कैप्टन चश्मे वाला। कौन करता है, यह एक कैप्टन है चश्मा वाला। जो ये क्या है, एक एक दिव्यांग है, ये विकलांग है, इसका एक पैर जो है सही से काम नहीं करता और बूढ़ा भी है ये। चलो आगे बताएंगे आपको। क्या करता है हलदार साहब, कुछ समझ में नहीं आया, यानी क्या करता है हलदार साहब, कुछ समझ में नहीं आ पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब है, क्या चेंज कर देता है। हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो। मतलब ये जो चश्मा वाला जो चेंज करता था, तो कोई जब ग्राहक आ जाता था तो ये क्या करते हैं कि उस चश्मा को, उस ग्राहक को उसी तरह का चश्मा चाहिए, है ना। तो वही फ्रेम ला करके उसी तरह का चश्मा बना लेता है और इसको दे देता है, और वो चश्मा फिर से दूसरा वहाँ पे ले आकर लगा देता है ना। ये करता है कौन, कैप्टन। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए, मतलब चौड़ा सा चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला ने दिया। हाँ, उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब उससे मूर्ति वाला ने दिया, मतलब वहाँ से उठा लेता था मूर्ति से, उसमें दूसरा बिठा देता था। अब हलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आए। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है। मतलब इसको नेताजी को बिना चश्मा का जो मूर्ति बना दिया था, इसको अच्छा नहीं लगता था, तो इसने चश्मा रोज रोज बदल देता था। बल्कि आहत करती, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही है, ठीक है ना। इसलिए वह अपनी मोटी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की करदार होती हैं जैसे मूर्ति पर लगा
हैं तो कैप्टन चश्मा वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लगाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई वाह, क्या खूब आइडिया है। बात समझ में आया होगा आपको। ये क्या करता है कि वो चश्मा जो है, इसको अच्छा नहीं लगता है, चश्मा बिना चश्मा में नेताजी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब इसमें देशभक्ति का वो भावना था, मतलब जो भी इसमें देशभक्त था, तो जो नेता है देश की जो कुर्बानी दी है जिसने आज़ादी के लिए, इसको उसके प्रति इसको प्रेम बहुत था, उसका ये आदर करते हैं। कौन? तो ये चश्मा कैप्टन वाला। लेकिन ये भी क्या करते हैं, इसको भी तो ज़रूरत पड़ते थे। जब आप मान लीजिए आपको कोई चश्मा है, आपके जैसे नेताजी का चश्मा है उसी तरह आपको चश्मा चाहिए, तो ये यही करते थे कि नेताजी का चश्मा उसको दे देते थे ग्राहक को, और दूसरा चश्मा जा कर के फिट कर देता था उसमें नेताजी के चश्मा की जगह। यही काम करते थे ये। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आया कि हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। फिर कहता है कि उसका जो ओरिजिनल चश्मा है नेताजी का, कहाँ गया वो? अरे नेताजी का चश्मा ओरिजिनल बना ही नहीं था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर अपने नीचे पीक थूकी। पीक मतलब जो थूकते हैं उसको पीक बोलते हैं। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब उसने जो पूछा हलदार साहब ने कि इसकी असली चश्मा कहाँ है, तो उसने फिर से मुंह में पान ठूस लिया था। तो पान जब वो फेंकता है फिर वो आंखों में हंसता है कि उसका जो है मूर्तिकार बनाना ही भूल गया। मूर्तिकार कौन था? तो एक मोतीलाल था, जो मास्टर साहब हैं, जो स्कूल में एक वहाँ पे एकमात्र स्कूल था, उसी का मास्टर है। आगे पढ़ते हैं फिर से। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाले। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर वाला वाकई कस्बे का अध्यापक था। ठीक है ना, मूर्ति का कौन था? अध्यापक था, और मूर्ति के नीचे खुद लिखा हुआ था मूर्तिकार का नाम। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति तो बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, ये हलदार साहब सोच रहे हैं। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जा सकता है? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। देखो, पत्थर का मूर्ति है और उसमें पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जा सकता है? तो उसने तय नहीं कर पाया होगा, इसीलिए उसने नहीं बनाया। पारदर्शी का मतलब क्या है? आप कहीं भी आर पार देखते हो इसको पारदर्शी बोलते हैं। जैसे वायु क्या है? पारदर्शी है। पानी भी क्या है? पारदर्शी है। पानी में भी कुछ चीज़ें देखते हो तो दिखाई पड़ जाते कुछ ना कुछ, है ना, पारदर्शी है। हवा क्या है? पारदर्शी है ना। कांच क्या है? पारदर्शी है। सफ़ेद पॉलीथीन क्या है? पारदर्शी है। या कोशिश की होगी और असफल होगा, न पारदर्शी बनाने का कोशिश भी किया होगा या असफल हो गया, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चश्मे में टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। मतलब उसने बारीक मतलब पतला करने के बगैर के चलते वो टूट गया होगा। ठीक है ना, ये कह रहे हैं। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इसी ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह अपने जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद का फौज या भूतपूर्व सिपाही है? देखो, ये फिर जाकर के पूछता है कि जो चश्मा वाला को देशभक्ति का इतना प्रेम है, क्या चश्मा वाला जो है वो कैप्टन नेताजी का कोई सिपाही है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है? तो देखो, नहीं तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, तो वो आज़ाद हिंद फौज का भी वो नहीं था सिपाही।
ठीक है ना। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूरी पर रोक कर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती दिखाई और मुस्कुरा कर बोले, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। देखो अब बोले ना, ये कौन था, विकलांग था, वो लंगड़ा था, मतलब एक पैर उसका सही से नहीं था कि दोनों पैर इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन इतना इसमें लिखा है कि लंगड़ा था। क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो विकलांग था। पान वाला नहीं, सॉरी, कैप्टन चश्मे वाला, ये विकलांग था। इसको किसने कहा है पागल, तो पान वाला ने पागल इसको कहा है, और इसको क्या कहा है, लंगड़ा पान वाला ने कहा है। आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। फिर कहता है उसी से आप बात कर लो और उसका फोटो वगैरह कहीं पे छपवा दो। पान वाला ने कहता है किससे, तो हलदार साहब से। हलदार साहब को पान वाला द्वारा यह देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। और वो देशभक्त है और उसका आप मजाक उड़ा रहे हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लग सकते। हम देशभक्त का मजाक उड़ाएंगे, सुभाष चंद्र बोस का अगर मजाक उड़ा के बताएंगे आपको तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह हलदार साहब को भी अच्छा नहीं लगा। मुड़ का देखा तो अबाक रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, देखो उसमें जो है लगाए हुए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। फेरी लगाना मतलब घुर घुर के बेचना। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखो वो क्या है कि, फिर से पढ़ते हैं इसको, फिर से सुनो इसको। हलदार साहब ने क्या कहता है, हलदार साहब ने पान वाला से कहता है कि देशभक्त का आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसी ने कहा कि आप देख लीजिए, वो खुद आ रहे हैं। जब मुड़ के देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, अबाक मतलब आश्चर्यचकित। एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है। बात समझा, मरियल पूरा बूढ़ा आदमी है, लंगड़ा है, सिर पर गांधी टोपी है और काला चश्मा लगाया हुआ है, और किसी वो गली से निकल रहा है, उसका अपना दुकान भी नहीं है कैप्टन चश्मे वाला का, वो फेरी लगाता है, और एक हाथ में उसका संदूकची है जिसमें पैसा वगैरह कुछ या सामान वगैरह रखते हैं, और एक हाथ में उसका बांस के लकड़ी में फ्रेम बनाया वो सारे चश्मा टंगा हुआ है, और किसी के दुकान के सहारे उसको लाकर के ऐसे अटका देते हैं, है ना। बहुत से चश्मे अभी भी गली से निकलता है और वो एक दुकान के सहारे बांस को टिका देते हैं। तो इस बेचारे का दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, मतलब घूम घूम के बेचता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कैप्टन इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब दुकान वाला से पूछना चाहते थे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। और वो सोचते सोचते अपना जीप में बैठ करके फिर से चले जाते कि उसको भी काम था और उसका ड्राइवर भी बेचैन था। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में, कितने साल तक, 2 साल तक, 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसके कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे के देखते रहे, मतलब 2 साल तक ऐसा स्थिति उसने देखा था, ठीक है ना। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, कभी धूप का चश्मा, कभी काला चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में
उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी और कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी। मतलब एक दिन ऐसा आता है कि कोई सा चश्मा उसके नेताजी पर था ही नहीं, और जिस दिन ऐसा स्थिति था कि चश्मा नहीं था, उस दिन पान वाला का भी दुकान था और चौराहे पे जो भी है वो बहुत सा दुकान भी बंद ही था। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर दूसरी दिन आते हैं, अगली बार तो उसके चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती की सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। मतलब क्यों नहीं था चश्मा? तो कैप्टन का देहांत हो चुका था, जिसने उसमें चश्मा लगाते थे उसका देहांत हो चुका था, इसीलिए उस दिन उसमें चश्मा नहीं मिला। और जो वो कैप्टन जो देहांत हो गया, तो देखना कि बाद में पानवाला का भी हृदय परिवर्तन हो गया है यहाँ पे, और पानवाला के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे कहता है कि चश्मा नहीं है, कैसे क्यों नहीं है? तो पानवाला बताने से पहले अपना आंख का आंसू पोंछता है अपना धोती से। चले आगे। और कुछ नहीं पूछ पाए। हवलदार साहब कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। मतलब वहाँ पे कुछ नहीं बोला, उसका पान का पैसा दे के वहाँ से निकल जाता है वो। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए। कहता है क्या होगा उस कौम का? कौम मतलब कुछ होता होगा, देख लेते हैं क्या होता है कौम मतलब। अच्छा देख लेंगे कौम कौम कौम। अच्छा कौम मतलब उसे देशभक्ति के विषय में कहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी छोड़कर अपने जो है देश के खातिर बलिदान हो गए हैं, और उसको भी आदमी क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, उससे दुखी हो जाते हुए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरता है हवलदार साहब। कितने दिन में? 15 दिन बाद। कस्बे में गुजरने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कहा दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। जब 15 दिन के बाद गुजरता है तो उसने कहता है कि नेताजी का तो चश्मा वहाँ पे जो हृदय स्थली, मतलब उसका हृदय किसी न किसी तरह से चौराहे पर ले ही लेता था, तो इसीलिए उसको हृदय स्थली भी कहा गया है चौराहा को। वो तो मूर्ति तो होगा, लेकिन उसके ऊपर चश्मा नहीं होगा। चश्मा कैसे होगा? जो बनाने वाला था वो तो भूल गए हैं, और जो पहनाते थे कैप्टन, वो तो उसका भी निधन हो चुके हैं। उसने कहा कि हमको पान नहीं खाना है वहाँ पे, और आप जो है गाड़ी नहीं रोकना, हम कहीं और आगे खा लेंगे पान। ये ड्राइवर से उसने कहा दिया था, ठीक है ना। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देख कि चीखे रोके। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर नेताजी तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपटे और उसके पीठ सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मतलब उसने खुद ही कहा था कि नहीं रुकना है, और जब जीप वहाँ पे पहुँचते उसने ब्रेक मारते हैं, स्पीड में थे गाड़ी, ठीक है ना। तो हवलदार साहब का बहुत से लोगों ने उसको देखने लगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ से कूद जाते हैं गाड़ी से हवलदार साहब, और नेताजी के सामने जाकर के पीठ के सामने खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं अटेंशन, ठीक है ना।
मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हुए और इतनी सी बात पर उसकी आंखें भर आई। तो लास्ट में जब चश्मा देखा था तो चश्मा किस चीज़ का बना हुआ था, तो सरकंडा का। सरकंडा उसी को थड़कम्बल वगैरह होता है ना, उसी को सरकंडा कहते हैं। तो उसी से चश्मा बना दिया था किसी ने, ठीक है ना। तो यही तक इस कहानी की सारांश था, और यहाँ पे आपको पहले भी बता चुके हैं इस कहानी को। ये हम आपको पढ़ के भी सुना दिए हैं, और कुछ अपने से भी पढ़ लेना इसको, और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हलदार साहब कौन था? हलदार साहब कहाँ रुकते थे? हलदार साहब किस लिए रुकते थे? चौराहे को क्या कहते थे? चौराहे को हृदय स्थली भी कहे हैं। किसकी मूर्ति वहाँ लगा हुआ है? किस तरह के मूर्ति हैं? किसने मूर्ति को बनाया था? ये सारे क्वेश्चन बनेंगे इस तरह के। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे अगली टॉपिक क्या होंगे, है ना। हम लोग बहुत जल्दी इस बुक को जो है अब धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे।